हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। कथन 2, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। कथन 3, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। और कथन 4, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4 या फिर डी केवल 3। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सत्यपाल समिति द्वारा तैयार किए गए 1963 के विधेयक का संसद की संयुक्त समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया गया था, जिसके आधार पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 अधिनियमित किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की। वहीं अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को संबंधित शक्ति प्रदान की। इसलिए कथन 2 भी सही है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। अभिव्यक्ति अदालत की अवमानना को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की है, इसलिए कथन 3 गलत है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 142(2) में कहा गया है कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना की सजा पर कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। इसलिए कथन 4 सत्य है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। और कथन 2, विधिज्ञ परिषदों यानी बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिगृहित करने की शक्ति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जबकि कॉर्पोरेट वकील अधिवक्ता की मान्यता से बाहर हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में विधिक अभ्यास और विधिक शिक्षा को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य भारतीय वकीलों या अधिवक्ताओं में से चुने जाते हैं और इस प्रकार वे भारतीय विधिज्ञ परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेशेवर आचरण, शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है और बार अथवा विधिज्ञ परिषद पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। ये विधिक शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी विधि की डिग्री छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी। इसलिए कथन 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। कथन 2, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकर है कि वो अपनी अनुमति दें। और कथन 3, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति या अनुमति देने के लिए बाध्य है। वह ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। संविधान संशोधन विधेयक का प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है, इसलिए कथन 3 सही है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। और 2, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, उनका वेतन तथा राजनीतिक महत्व, इसलिए कथन एक सही नहीं है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया था, इसलिए कथन दो सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति या शक्तियां है या हैं? एक, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दो, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। और तीन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए एक और दो, बी केवल दो, सी एक और तीन, या फिर डी केवल तीन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा की अनन्य शक्ति है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हों, को त्यागपत्र देना पड़ता है, इसलिए कथन दो सही है। आपात की उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर ये प्रवर्तन में नहीं रहती, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में बनी रह सकती है। परिणामतः आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों द्वारा किया जाता है। ये लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन यानी ओरिजिनेटिंग हाउस में विशेष बहुमत यानी 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव को विचार हेतु दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के अंतर्गत आता है। ये लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। और कथन दो, ये कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, कोई सदस्य स्वयं को मतदान से अलग रखता है, या फिर 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अतः कोई भी नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, परंतु 6 माह के उपरांत नहीं, इसलिए कथन ये गलत है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य घोषित करने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। यदि सदन के अध्यक्ष को दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। अतः ये कानून कोई समयावधि नहीं निर्धारित करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करना होता है, इसलिए कथन दो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। और दूसरा कथन, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वो सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी को वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है। वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। वो सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। भारत का महान्यायवादी यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी यानी
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आधिकारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं। अतः ऐसा वर्णित नहीं है कि भारत का महान्यायवादी भी भारत की संसद की बैठकों में भाग लेता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। अतः भारत का महान्यायवादी सरकार के इस्तीफा देने पर त्याग पत्र नहीं देता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश यानी मैंडेमस नहीं होगा। कथन 2, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वो कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश यानी मैंडेमस नहीं होगा। और कथन 3, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार पृच्छा यानी क्वो वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची यानी पिटिशनर हो सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। परमादेश यानी मैंडेमस न्यायालय से एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है। ये किसी प्राधिकरण को वैधानिक प्रावधान के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग निचली अदालत में किए गए आवेदनों पर एक विशिष्ट कार्रवाई करने हेतु मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अदालत एक या दूसरे तरीके से शासन करने से इनकार करती है तो अदालत को आदेश देने के लिए एक परमादेश का उपयोग किया जा सकता है। अतः किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश जारी नहीं होगा, इसलिए विकल्प 1 सत्य है। परमादेश किसी भी सरकार, अधीनस्थ न्यायालय, निगम या सार्वजनिक प्राधिकरण को करने के लिए या इससे मना करना कुछ विशिष्ट कार्य जो वह निकाय कानून के तहत करने के लिए बाध्य है या करने से बचना और जो सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति में है और कुछ मामलों में एक वैधानिक कर्तव्य में से एक है। परमादेश में स्पष्ट वर्णित है कि ये किसी सार्वजनिक निगम या प्राधिकरण या सरकारी कंपनी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अतः विकल्प 2 गलत है। अधिकार पृच्छा का अर्थ क्या प्राधिकार है होता है। ये अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध हड़पने को रोकने के लिए ये रिट जारी करता है। इस रिट के माध्यम से अदालत किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करती है। ये तभी जारी किया जा सकता है जब किसी कानून या संविधान द्वारा सृजित स्थायी स्वरूप का वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय शामिल हो। इसे निजी या मंत्री स्तरीय कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। ये रिट पीड़ित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को निवारण की मांग करने का अधिकार देता है। अतः कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति अधिकार पृच्छा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है, इसलिए विकल्प 3 सत्य है। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। 2, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। और 3, ये पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूएचसी के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी। ये पायलट परियोजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए होगी। ये प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा। इस स्वास्थ्य खाते में प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और निदान का विवरण होगा। स्वास्थ्य आईडी निःशुल्क व स्वैच्छिक है। ये स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करने में मदद करेगी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन, बजट तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। इसलिए कथन 1, 2 और 3 सही हैं। चलिए अब अगला और अंतिम सवाल। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोकसभा की कार्यपद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। कथन 2, ये आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। कथन 3,
सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। और कथन 4, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति ये है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 3, बी 1, 2 और 3, सी केवल 3 और 4, या फिर डी केवल 2 और 4। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 3। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार उपसभापति का चुनाव उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय करेगा। कन्वेंशन के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद भारत में विपक्षी दल को दिया जाता है, इसलिए विकल्प 1 सही है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी दल से चुने जाते थे। 11वीं लोकसभा के बाद से यह आम सहमति रही है कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष या गठबंधन को और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को दिया जाता है, इसलिए विकल्प 2 सही है। वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। वो इन प्रावधानों की व्याख्या के मामलों में अक्सर ऐसे निर्णय देता है जिनका सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाता है और जो प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं, अर्थात उसका निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 95 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति का प्रावधान प्रदान करता है। अतः उपाध्यक्ष द्वारा सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उसकी शक्ति ठीक लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है, इसलिए विकल्प 3 सत्य है। अतः उपाध्यक्ष द्वारा सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उसकी शक्ति ठीक लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है, इसलिए विकल्प 3 सत्य है। उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा ही अपने सदस्यों में से किया जाता है। स्पीकर के चुनाव के बाद डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होता है, इसलिए विकल्प 4 असत्य है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।